रहे हैं। तो चैप्टर 1 का हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। सुनो, ये क्वेश्चन पहले परीक्षा में आता था, अब परीक्षा में नहीं आता है। इस नियम का काम है, इसलिए नियम तो जान के रखो। ये नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, देखो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, इस नियम को समझो। ठीक, सबसे पहले द्रव्यमान क्या होता है, तो जो भी वस्तु है वो द्रव्यमान से मिलकर बना होता है। ठीक है, एक तरह से बोल सकता है किसी भी वस्तु का वेट होता है ना, वजन, तो वो उसका द्रव्यमान है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में मास। अब इसका संरक्षण का नियम, संरक्षण का मतलब क्या होता है, ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम आप देखो क्या होता है। ये जिस कॉपी है ना, ये द्रव्यमान है, मतलब इसका द्रव्यमान है। ठीक है, अब बोलेगी सर ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना होगा कि नहीं, परमाणु या अणु से बना होगा, है ना। तो परमाणु अणु को ही कहते हैं द्रव्यमान। ठीक है, अब उसको वेट करते हैं कि नहीं, जिससे मिलकर बना है। ठीक, अब जैसे सिंपल समझो, ये चौक छोटा है तो इसका द्रव्यमान कम है, और एक चौक बड़ा रहेगा तो इसका द्रव्यमान ज्यादा रहेगा, क्योंकि वेट इसका ज्यादा होगा, है ना। तो ये समझाने के लिए बोल दिए हैं कि किसी का भी द्रव्यमान, जो वस्तु है वो द्रव्यमान से मिलकर बना हुआ है, बोल सकते हैं। मतलब हर एक वस्तु का द्रव्यमान अपना अपना होता है। ठीक है, अब जैसे रुई हो गया, उसका द्रव्यमान कम होता है क्योंकि उसका कण दूर दूर में रहता है। लोहा हो गया, उसका द्रव्यमान ज्यादा होगा क्योंकि कण उसका सामने सामने होता है। ठीक है, तो समझ गए कि द्रव्यमान किसमें पाया जाएगा, कोई भी वस्तु में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि वस्तु को बोलते हैं पदार्थ। क्या बोले, वस्तु को बोलते हैं पदार्थ। पदार्थ क्या करता है, अपना अवस्था को चेंज करता है, सॉलिड लिक्विड गैस, एक अवस्था से दूसरी अवस्था। अभी हम लोग रिएक्शन पढ़ रहे हैं, उसमें देखिए कि दो गैस लेते थे, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मिलकर बन जाता था जल। हो रहा था कि नहीं, तो वही हाइड्रोजन ठो, वही गैस ठो मिलके जल बन रहा है ना। कोई अलग तीसरा चीज आके इन लोग को जल बना दिया, बोलो नहीं ना। हाँ, जो जो था वही चीज मिलकर बना है। ठीक, जैसे देखो O2 प्लस H2, यही मिलके क्या बना, क्या मिलके बना, बोलो ना, H2O। ये था मेरा लिक्विड, ये भी था लिक्विड, ये हो गया मेरा, नहीं नहीं, ये था गैस। ये क्या था, गैस, गैस, लेकिन ये क्या बन गया। तो देखो ये एक, इसमें द्रव्यमान है, ऑक्सीजन में क्या है, इसमें भी द्रव्यमान है, और ये भी, इसमें भी द्रव्यमान है कि नहीं। अब इसका संरक्षण का नियम समझो। हाँ, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, तो देखो जो भी वस्तु है रासायनिक अभिक्रिया तो करता है ना। इससे पहले हम बहुत सारा रासायनिक अभिक्रिया को एग्जांपल दिए थे, जैसे भोजन का पचना, दूध का दही बनना, है ना, लोहे में जंग लगना। ठीक है, और ये चूना है ना, इसमें पानी डालेंगे तो गर्म होना, बहुत सारा रासायनिक अभिक्रिया बताए थे। तो अभिक्रिया किसका होता है, किसी भी वस्तु का, और उस वस्तु में क्या होता है, बोलो, द्रव्यमान होता है, मास होता है ना। तो देखो, हाँ, ये फॉर्मूला पहले भी जोड़ेगा ना, तो ऐसा तो नहीं होगा। हाँ, पर हम अभी वो कुछ नहीं किया, हम खाली बोले कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिलके पानी बनता है कि नहीं, सॉरी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलके पानी बनता है कि नहीं, ये बोल रहे हैं। अभी हम बैलेंस वगैरह कुछ नहीं किए, उसी को इस नियम के अनुसार बताने वाले हैं। ठीक, अभी नियम तो समझ गए कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलके बन गया पानी, गैस गैस मिलके बन गया लिक्विड। ठीक है, तो देखो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या बोलता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है कि नहीं, तो इस रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। इसका मतलब ये हो गया कि द्रव्यमान ना तो खत्म होगा, ठीक है, और ना ही उसका जन्म होगा। जब अभिक्रिया होगा ना, तो इस समय इसकी जन्म भी नहीं होगी, और इस समय ये खत्म भी नहीं होगा। मतलब जितना है उतना ही रहेगा, जिसको बोलते हैं कांस्टेंट, मतलब स्थिरांक। समझ में आया। जैसे हम तुमको 5 रुपया दिए, कितना दिए, 5 रुपया, तो यही तो 2 रुपया और 3 रुपया में टूट सकता है, 4 रुपया और 1 रुपया में टूट सकता है। अब ऐसा नहीं कि इधर है 5 रुपया, इधर हो जाएगा 6 रुपया, ऐसा होगा। इसी तरह इन दोनों का जितना द्रव्यमान है ना, वही द्रव्यमान तो इधर आएगा। ये बोलता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। समझ में आया। द्रव्यमान संरक्षण का नियम बोलता है कि अभिक्रिया से पहले जितना द्रव्यमान था, अभिक्रिया के बाद भी उतना ही द्रव्यमान रहेगा। समझी। इस अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो क्रिएट होता है, ना तो उत्पन्न होता है, मतलब उसका जन्म नहीं होगा, और ना ही उसका खत्म, मतलब विनाश भी नहीं होगा, मतलब वो नष्ट नहीं होगा। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम समझ में आ गया। चलो अब ठीक है, अगर हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम को लेकर पालन करें
तो यहाँ पे है ऑक्सीजन 2 गो, है कि नहीं? यस सर। पर इधर ऑक्सीजन 2 गो है क्या? नो सर। नहीं है। आप बोलेगा सर अभी तो बताए कि द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार अभिक्रिया से पहले जितना ऑक्सीजन है अभिक्रिया के बाद भी उतना ही ऑक्सीजन होना चाहिए, लेकिन अब रासायनिक अभिक्रिया में तो नहीं दिख रहा है। कहाँ गया? तो इधर तो 2 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन कहाँ गया? तो वो क्या मर गया है ना? लेकिन द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या बोलता है? उसका विनाश नहीं होगा, नष्ट नहीं होगा, वो मरेगा नहीं। अब अगर मरा नहीं तो वो गया कहाँ? समझ में आया? इसीलिए इसी को अब आता है नेक्स्ट स्टेप में संतुलित करना। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या आता है बोलो ना? संतुलित करना। संतुलित करना। अब हम इसको संतुलित करेंगे। ठीक, क्या करेंगे? संतुलित करेंगे। हाँ ठीक, तो देखो इधर है ऑक्सीजन 2, इधर ऑक्सीजन 1, तो हम यहाँ पे लगा दिए 2 ऑक्सीजन आ गया 2 गो। ठीक है, अब इधर देखो हाइड्रोजन कितना हो गया? 4, 2 2, तो यहाँ पे लगा दिए 2, ये 2 2 हो गया संतुलित। वो तो सर थोड़ा सा नहीं बताया। क्या फॉर्मूला नहीं बना? बोलो क्या फॉर्मूला नहीं बना? बना तो H2O था, इसका आगे 2 लग गया। सुनो ध्यान। हाँ, इसका आगे 2 लग गया, तो ये इसका मतलब ये हो गया कि देखो, हाँ इसका मतलब इधर देखो, पहले एक जल, इसका आगे 2 लग जाएगा ना, तो जल ही है लेकिन 2 गो जल। इसका आगे 3 लगा देंगे तो 3 गो जल, 4 गो जल है। अब बोले कि सर जल को गिन पाएंगे क्या? नहीं गिन पाएंगे। जल को गिन पाएंगे? नहीं गिन पाएंगे। ठीक है, लेकिन जल को तो गिन नहीं पाएंगे, लेकिन समझो कि जब जल का फॉर्मेशन हुआ है, जब वो जन्म हो रहा था, उस समय पहले तो ऐसे वो इतना ई में रहता है, इसलिए गिन नहीं पाते हैं। ठीक है, जैसे देखो बोलेंगे गैस, गैस को गिन पाते हैं? नहीं, लेकिन अलग से जब हाइड्रोजन क्या बोलते हैं, अलग से हाइड्रोजन को लिख पाते हैं कि नहीं? जैसे बोले हाइड्रोजन का 1 अणु, ऑक्सीजन का 2 अणु, बोलते कि नहीं? उसी तरह यहाँ पे बोलेंगे कि जल का 1 अणु है, जल का 2 अणु है, 3 अणु है। तो इस तरह से बोल सकते हैं कि जल तो बनेगा लेकिन 1 को नहीं बनेगा, कई को बनेगा? 2 को बनेगा। हाँ, अब अगर हम इससे ऑक्सीजन बनाते जाएंगे तो इधर पानी भी बढ़ते जाएगा। समझ में? अगर ज्यादा ऑक्सीजन, ज्यादा पानी बनाना है तो ज्यादा गैस लेगा। ठीक है, अब इधर देखो, अब हम लोग पढ़ रहे हैं स्टेप, रासायनिक समीकरण को क्यों संतुलित किया जाता है। अभी हम देखे ना संतुलित कर रहे थे, तो क्यों संतुलित कर सकते हैं? हाँ, तो देखो उसके लिए ऐसा लिखा है, रासायनिक द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, ठीक, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या बोलता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या बोलता है? और जन्म भी नहीं होगा किसका? तो द्रव्यमान का ना तो निर्माण कर सकते हैं और ना ही उसका विनाश कर सकते हैं, है ना? तो अभिक्रिया, जब अभिक्रिया हो रहा है तब हमको दूर से नजर आ रहा है कि यहाँ पे लग रहा है कि किसी द्रव्यमान, मतलब किसी परमाणु का द्रव्यमान ना नष्ट हो रहा है, और किसी का द्रव्यमान, जैसे यहाँ पे लिए थे, कोई यही बोला ना, O2 लिए थे और H2 लिए थे, तो यहाँ पे बन गया था वाटर H2O। यहाँ पे हमको लग रहा है कि ऑक्सीजन का इधर है 2 परमाणु और लेकिन इधर है 1 परमाणु, तो 1 परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में क्या हुआ? तो लग रहा है कि जब रासायनिक अभिक्रिया हुआ तब 1 परमाणु मर गया, उसका विनाश हो गया, नष्ट हो गया, खत्म हो गया, इसीलिए यहाँ तो नहीं दिख रहा है ना? तो इसीलिए आया है, मतलब द्रव्यमान। लेकिन उसके बाद देखो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या बोलता है कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया, सुनो, रासायनिक अभिक्रिया हो या ना हो, ठीक है, लेकिन कभी भी, ठीक है, पूरा वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में रासायनिक अभिक्रिया हो या ना हो, कुछ भी हो, तुम द्रव्यमान का ना तो उसको विनाश कर सकता है और ना ही उसका जन्म कर सकता है। ये पूरा लॉ बन गया, नियम बन गया। तो उस नियम के अनुसार यहाँ पे ऑक्सीजन 1 हमको रहना चाहिए था, वो नहीं हुआ, है ना? तो उस नियम को, ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम का अनुसार उसको पालन करने के लिए अब हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे। ठीक है, क्योंकि हाँ, जो किए कल किए थे।
हाँ यहाँ पे 2 बैठा देंगे। हाँ हाँ वही बैठा देंगे। तो फिलहाल ये तो वो तरीका हो गया कि कैसे संतुलित करना है, वो नहीं बता रहे कि क्या तरीका है। सो ये क्वेश्चन है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, तरीका नहीं पूछा है, ठीक है। तो इसलिए किया जाता है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम बोलता है परमाणु का ना तो विनाश होगा ना तो जन्म होगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का देखिए 2 परमाणु, यहाँ पे 1 परमाणु, मतलब एक विनाश हो गया, ठीक है। तो अब हमको दोनों तरफ बराबर दिखाने के लिए इसको संतुलित करना होगा, इसीलिए हम संतुलित करते हैं, ठीक है। तो एक बार पढ़ रहे देखो, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ये याद रखना, साथ साथ बोलते जाए तुम लोग को भी याद हो जाएगा। हाँ किसके अनुसार बोलो ना, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार। हाँ बोलो, द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार, बोलो नहीं बोल रही है तो, द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार, ठीक बोलो। द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार। हाँ द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, 3-4 बोलेंगे तो साथ साथ याद हो जाएगा, ठीक है। क्यों आदि वाला इंपॉर्टेंट भी टॉपिक से इससे क्वेश्चन आता है, ठीक। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, ठीक है, अभिकारकों और उत्पाद, अभिकारक बताए थे ना, इधर देखो ये तीर का निशान है ना, यहाँ से यहाँ तक होता है अभिकारक, ठीक, इसको क्या बोलते हैं अभिकारक, और जो बना है इसको बोलते हैं उत्पाद। उत्पाद, ठीक। तो देखो यहाँ तक याद रहेगा, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार अभिकारक और उत्पादों, ठीक है, अभिकारक और उत्पादों का कुल द्रव्यमान समान रहता है, ठीक, कुल द्रव्यमान समान रहता है, याद रहेगा ना, बोलो नहीं बोले, यहाँ तक कुल द्रव्यमान समान रहता है, नहीं शुरू से द्रव्यमान के नियम के अनुसार। संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण, द्रव्यमान के नियम के अनुसार। द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार, हाँ बोलो, अभिकारकों का उत्पादों का, बोलो, समान रहता है का कुल द्रव्यमान समान रहता है, ठीक है, का कुल द्रव्यमान क्या रहता है, समान रहता है, इसलिए अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमान को समान रखते। हाँ 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 टेस्ट क्वेश्चन बोल तो देंगे नहीं कि आज कल परसों 3 दिन जितना पढ़ाएंगे ना सब टेस्ट क्वेश्चन, कुछ भी नहीं जाएगा, सब इम्पोर्टेंट, ठीक है। इसलिए अभी थोड़ा देर पहले द्रव्यमान संरक्षण के नियम बताएं, वो भी टेस्ट क्वेश्चन, अब संतुलित क्यों किया जाता है आंसर बता रहे, वो भी टेस्ट क्वेश्चन, ठीक ना। तो इसलिए ठीक है, अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमान को समान रखना, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि देखो बैलेंस करेंगे ना, तो ये आप नियम बता दीजिए कि चलो यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है तो यहाँ लगा दिए 2, तो हाइड्रोजन हो गया 4, यहाँ लगा दिए 2, है ना। तो लास्ट में देखो, इसलिए है ना अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमान, मतलब इधर का द्रव्यमान और इधर का द्रव्यमान समान रखने, ठीक है, अब दोनों को समान करना हो कि नहीं, तो समान रखने और रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए ऐसा किया जाता है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किया जाता है। तो समझ में आया क्यों संतुलित किया जाता है, सो क्योंकि हमको द्रव्यमान संरक्षण का नियम पालन करना है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है जिसको पालन करना है, तो द्रव्यमान संरक्षण नियम बोलता है कि अभिकारक तरफ जितना भी द्रव्यमान होगा उत्पाद तरफ भी उतना ही द्रव्यमान होगा, ठीक है, समझ में आ गया ना। डीवीआई परीक्षा में आएगा तो आएगा, ठीक। देखो हम लोग पढ़ रहे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, मतलब रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार का होता है, हाँ तो लगभग 9-10 को पढ़ेंगे। कितना पढ़ेंगे, ये पहला है, तो पहला जो है वो है संयोजन अभिक्रिया, ठीक, क्या लिखा बोलो ना, संयोजन अभिक्रिया। सुनो नाम में ही रखा हुआ है, इसका मतलब अगर इसका नाम समझ में आ गया, ठीक है, तो अभिक्रिया पहचान लेगी। हाँ तो तुमको इसमें 2 तरह का परीक्षा में क्वेश्चन पूछेगा, पहले तो डायरेक्ट ही पूछेगा कि संयोजन अभिक्रिया किसको बोलते हैं, उसके बाद कभी कभार पहचानने के लिए भी दे देगा कि ये किस प्रकार का अभिक्रिया हुआ है, अभिक्रिया हुआ है लेकिन किस प्रकार का, ठीक है। तो कैसे जानेंगे कि संयोजन अभिक्रिया हुआ है, सो हाँ इसके लिए देखो डिफिनेशन लिखा है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक, ठीक, 2 या 2 से अधिक, क्या बोलो ना, अभिकारक, मतलब इसमें 2 पदार्थ भी हो सकता है या 2 से अधिक पदार्थ भी हो सकता है, मिलकर, मतलब 2 या 2 से अधिक जितना भी पदार्थ है वो दोनों मिल जाएगा
और एकल उत्पाद का निर्माण करता है, बनाएगा एक ही चीज, वैसी अभिक्रिया को बोलते हैं, उसे बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन का मतलब होता है आके मिल जाना, संयोग जाना। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया का मतलब मिल जाना। हाँ, तो सुनो फिर से मेरे साथ साथ बोलते जाना। हाँ, पहले बोलो ऐसी अभिक्रिया ऐसे प्रक्रिया जिसमें जिसमें दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक अभिकारक, ठीक है, मिलकर एकल एकल नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। नए एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे देखो, हाँ, आप उदाहरण समझेगी तो और भी अच्छा से समझ में आएगा। जैसे कोयले का दहन लिखा है। हाँ, कोयले का दहन, दहन मतलब जब इसमें आग लग जाता है ना, तो आग लगा देना। ठीक, तो देखो कोयले मतलब कार्बन, कार्बन में कोयला होता है। ठीक है, और हम सभी अभिक्रिया में लिखे हैं तो अभिक्रिया में बताना हो गया कि कोयला जो होता है वह ठोस रूप में होता है। ठीक, अभी कार्बन किस रूप में होता है? और देखो एक पदार्थ हो गया। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया में कम से कम दो पदार्थ होना चाहिए या उससे अधिक भी चलेगा। तो एक हो गया, दूसरा ले लिए O2। O2 मतलब ऑक्सीजन, ये तो गैस है, जानती है। अब सुनो, कार्बन में अगर गैस गया तो आग लगाना तो, ठीक है, बिना ऑक्सीजन का आग लगता नहीं है। यही तो गड़बड़ी हो गया झारखंड का दुर्भाग्य, जिस वजह से अभी हजारों घर धरती के अंदर समा रहा है। पता है क्या हुआ सो? कंट्रास्ट कर हर जगह कतरास, झरिया। सुनो ध्यान से, जब जमीन के अंदर से कोयला निकाल लिया ना, ठीक है, जमीन के अंदर से कोयला निकाल लिया तो वहां पे कोयला निकालने से तो खोखला हो गया, वो तो हर कोई जानता है। अब ना तो उसको बालू वगैरह कुछ भर के बंद नहीं किया, वो सब तो ठीक है। जैसे कोयला निकाल लिया, उसका रास्ता तो बंद नहीं किया। अब अगर कोयला निकालने से वहां हवा तो पहुंचेगा कि नहीं? हवा कहीं भी पहुंच सकता है। ठीक है, अब जमीन के अंदर चला गया, कोयला निकाल लिया तो वहां चल गया हवा, और हवा गया तो आग लगना, तो ये मतलब ईंधन हो गया। इसीलिए जमीन के अंदर जितना कोयला खनिज है ना, वहां आग पकड़ लिया है। जमीन के अंदर आग है, इसीलिए तो गैस रिसाव होता है, गैस निकलता है धनबाद में। समझी? हम लोग का धनबाद में तुम देखिए क्या बोलते हैं, यहाँ जाना ना, जहाँ पे ट्रेन में लोड करता है कोयला सब लेके जाता है, तितुमार बोलते हैं, नया मोड़। ठीक है, नया मोड़ इधर है। हाँ, वहीं पे ट्रेन में लोड करता है। ठीक है, तुम लोग कभी जाएगी तो देख भी सकते हैं लोड करते हुए। हाँ, तो नया मोड़ जाएगी ना, तो बाद देखना जमीन के अंदर से कोई आग निकल रहा है एकदम धधकते हुए। रात को जाएगा, लगेगा दिया जल रहा है, एकदम दिया नहीं, पूरा हदक रहा है, गोटे पहाड़ी हदक रहा है। ठीक है, हर जगह तुरंत ही कहीं गिर जाएगी, तुम उधर तो जाने भी नहीं देगा, आग तो दूर से नजर आएगा। पूरा भयंकर गर्मी है, पूरा आग। तो आग जमीन के अंदर के जाके कोई लगाया नहीं है, हवा पहुंच गया ना, तो आग ऑटोमेटिक लग गया। ठीक है, तो बीसीसीएल का जो भी कोयला निकालने वाला कंपनी है, उन लोग का सबसे बड़ा काम था कि हवा को अंदर घुसने नहीं देता। ठीक है, अगर हवा को घुसने से आप कैसे रोक सकता है, तो उसका एक उपाय था, भाई तुम कोयला निकाल लिया, अब उसके जगह में कुछ और भर दो, जैसे बालू भर देता है, कोई दूसरा चीज भर दो, है ना। वो क्या करेगा, हवा उसके अंदर उस पार नहीं जाएगा। तो खैर ये जाने दो, जिस वजह से अभी कतरास में जो छातावाद है ना, वहां चार पांच गो नहीं, पूरा गांव बोल सकते हैं जमीन के अंदर धस गया, घुस गया। बहुत कोई मर भी गया है, बहुत कोई जिंदा भी है। और ये हम लोग का अपना कतरास छातावाद की कहानी है, एक हफ्ता पहले ही हुआ है। समझ सकती है, किसी का घर जमीन के अंदर धस जाएगा, जिस ग्राउंड में खेलता था ना, ग्राउंड पूरा फट गया एकदम, अंदर खोखला हो गया। ऐसा जिस वजह से हुआ क्योंकि अंदर तो खाली था, ऊपर से पानी पड़ा, पानी में नमी हो गया, मिट्टी, और नमी में कोई भी चीज पे लोड सामान पड़ेगा तो नीचे धसेगा कि नहीं। घर काम का कम वेट था क्या, बस धस गया। सुनो, पहले बीसीसीएल कोयला निकालता था ना, जैसे मान लो ये जमीन है, बीसीसीएल कोयला निकालता था, ऐसे वो पिलर छोड़ देता था, ठीक है, ताकि ये गिरेगा नहीं। अब जब अवैध कारोबार आने लगा, अवैध मतलब नेता सब नहीं जानता है, मनमानी करके कोयला निकालेगा, अवैध वाला गया, अरे यहाँ कोयला है, इसको निकालो। ये लोग पिलर उलर कुछ छोड़ने नहीं किया, पूरा खोखला चलते गया। आप सोचो ना, यहाँ घुसा तेतुलमारी में कोड़ते कोड़ते चल गया तुम्हारा कतरास। ठीक है, ये जमीन है, अब यहाँ से यहाँ पूरा खाली है, तो यहाँ पे जैसे लोड पड़ेगा वाला 10 के अंदर घुसेगा कि नहीं घुसेगा, इसीलिए घुस रहा है। ठीक है, पिलर पे अगर छोड़ देता तो खैर वो गिरता
नहीं। ठीक, तो बीसीसीएल का सबसे पहले ये विषय ये है कि भाई तुम इसे भरो, जितना कोयला निकालना बालू वगैरह कुछ ला जाके भरो, ठीक है, तब ये धसेगा नहीं। पर ये सब खाली पैसा जानता है ना, लूट कमाने के लिए कमा लिया, अपना पॉकेट भर लिया, बाकी जो हो से हो। फिलहाल हम लोग देखो, हम लोग अभी क्या पढ़ रहे थे, हम लोग अभी कार्बन और ऑक्सीजन पढ़ रहे थे, मतलब संयोजन अभिक्रिया। देखो एक पदार्थ दो पदार्थ है और मिलकर क्या बनाएगा बोलो ना, एक ही पदार्थ बनाएगा। ठीक, क्या बनाएगा, एक ही पदार्थ। तो देखो कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर बन गया CO2, क्या बन गया CO2, ये गैस है। ठीक, ध्यान से देखो रे, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक, देखो ये और ये अभिकारक है, देखो ये और ये अभिकारक है, यस सर। यहाँ दो गए हैं पर तीन को भी हो सकता है। हाँ, ठीक है, अभिकारक दो रहे या तीन रहे मिलके के को बनाएगा, एक को बनाएगा, जिसको बोलते हैं एकल, क्या बोलते हैं, एकल उत्पाद। ठीक है, एकल उत्पाद। ठीक, अगर एकल उत्पाद बनाता है तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक अभिकारक रहेगा, अभिकारक कितना रहेगा और मिलकर क्या बनाएगा, हाँ एक ही चीज बनाएगा रहेगा। देखो यहाँ पे कार्बन है ऑक्सीजन है, दो चीज है और बना एक चीज। तो इस प्रकार का जब रहेगा दो चीज, दो द्रव्यमान रहेगा, दो परमाणु रहेगा और बनेगा एक ही को चीज, वैसे अभिक्रिया को बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन मतलब आके जुड़ जाना, समझ में आया। ठीक है, देख रहे, जैसे देखो इधर आया, क्या बोलते हैं, इधर आया सौंदहा का रास्ता, इधर से कतरास का रास्ता और यहाँ पे जाके मिल गया, तो ये संयोजन अभिक्रिया हो गया। दो या दो से अधिक एक जाके मिल जा रहा है। ठीक है, मिलेगा दो या दो से अधिक, तीन भी रहेगा तो उसको बोलते संयोजन अभिक्रिया। समझ में आ गया ना। उसी तरह और एक दिया है, लिखा हाइड्रोजन प्लस O2। इधर देखो दूसरा एग्जांपल, हाँ देखो दूसरा, उत्पाद कितना, अभिकारक कितना होना चाहिए बोलो, हाँ दो या दो से अधिक भी हो सकता है, तो एक हो गया, दो हो गया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये एक अभिकारक, ये दूसरा अभिकारक, और मिलकर के उत्पाद बनेगा बोलो, एक उत्पाद बनाएगा। तो यहाँ पर जानती है कि बनाएगी H, बनाएगा H2 और बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 और यहाँ 2 लगा देंगे। तो देखो एक दो अभिकारक है और एक उत्पाद बनाया है ना, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। याद रहेगा ना, इसीलिए परिभाषा में लिखा वैसी रासायनिक अभिक्रिया, तुम लोग अपने से भी बना के लिख सकती है। शुरू करना, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिल के एक नए उत्पाद का निर्माण करता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। भूल जाएगी तो अपनी भाषा में लिख सकती है। हाँ, उदाहरण लिखना जरूरी है, दोनों। ठीक है, ऐसे एगो से भी काम चल जाएगा, पर दो को लिख देगी तो ठीक है। अभी कौन सा दोनों भारी है, है ना। चलो जाए।